नमस्कार, बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में जो है नई सरकार का गठन हो चुका है और इस सरकार का पहला विधानसभा का सत्र जो है वो भी प्रारंभ हो चुका है। शुरू के 2 दिन जो है नए विधायकों को जो है शपथ दिलवाया गया प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। उसके बाद स्पीकर का चुनाव हुआ। रविंद्र महतो जो है फिर से स्पीकर के पद को सुशोभित करेंगे। किसी ने विरोध नहीं किया। स्थिति में भी नहीं है विपक्ष की कोई विरोध कर पाए, क्योंकि हेमंत सरकार के पास में पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। यहाँ पर विपक्ष से बहुत ज्यादा सहयोग लेने की बात या उनसे सलाह लेने की बात तो होगी नहीं। लेकिन इस सत्र के तीसरे दिन जो है वो गवर्नर जो यहाँ पे है संतोष गंगवार, उनका भाषण हुआ। और जैसा कि परिपाटी है कि जब भी कोई सत्र प्रारंभ होता है, पहला सत्र प्रारंभ होता है, तो उसको जो है गवर्नर जो है वो संबोधित करते हैं। तो वही संतोष गंगवार कर रहे थे। अब संतोष गंगवार ने जो अपना ये पहला भाषण दिया, हालांकि संतोष गंगवार की उसमें कुछ चलेगी नहीं। किसी भी राज्य में हो, गवर्नर जो है वो इसमें उसकी कुछ चलती नहीं है और इसके कारण कई बार विवाद भी होता है। तो ये जो पूरा का पूरा भाषण होता है वो राज्य सरकार द्वारा लिखित और राज्य सरकार द्वारा जो एक्सेप्टेड जो उनकी बातें हैं उन्हीं को जो है विधानसभा के समक्ष गवर्नर रखते हैं। और इस बार भी गवर्नर ने वही किया है। लेकिन इसमें कुछ मुख्य बातें जो उभर कर सामने आई है, जिससे पता चलता है कि इस जो नई सरकार है, हेमंत सरकार जो नई सरकार है, इसको हम नई कहेंगे ना, तो ये जो नई सरकार है इसकी दिशा किस तरफ, इसका जो झुकाव है या जो इसके कार्य करने की शैली होगी उसके तरफ ये इशारा करता है। तो इसके बारे में विस्तार से बात करें उससे पहले दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों, पिछली बार जब 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो उस समय जो है बहुत सारे वादे किए गए थे और इस बार के चुनाव में यही मुख्य मुद्दा था कि राज्य सरकार या कहिए हेमंत सरकार जो है उसको पूरा नहीं कर पाई। और इस बार जो नई सरकार बनी है, इससे पहले भी जो इनका मैनिफेस्टो आया था उसमें भी काफी सारे वादे किए गए थे। पिछली बार के तुलना में इस बार पहले सत्र के पहले ही गवर्नर के भाषण में ऐसा लगता है कि इस बार हेमंत सोरेन काफी सीरियस है, गंभीर है और उन जो वादे हैं उनको पूरा करने के दिशा में वो तेजी से बढ़ना चाहते हैं। अब विपक्ष का कहना है कि भैया मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया जो है 11 दिसंबर को जो महिलाओं के खाते में जाना था वो तो ये कर नहीं पाए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, वो पैसा महिलाओं के खाते में जाएगा। हो सकता है उसमें 2-3 दिन की देरी लगे। इसका कारण यह है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ प्रशासनिक जो है चूक कहीं पे हुई है, जिसके कारण ये पैसा नहीं मिल पा रहा है। अन्यथा हेमंत सरकार जो वो पूरा कमिटेड है कि ये पैसा जो है महिलाओं के खाते में जाना दिसंबर माह से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन विपक्ष करे भी क्या? विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो सरकार की जो भी असफलता विफलता हो उसको ही इंगित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गवर्नर के भाषण में जो सबसे मुख्य बात कही गई है और जिसका बहुत पहले इस मांग को बहुत पहले पूरा कर लेना चाहिए था, वो ये है दोस्तों कि अब झारखंड में सभी सरकारी नौकरियों में 33% का आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप आधी आबादी के बारे में सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं। और स्वाभाविक है दोस्तों, जब तक महिलाओं को आप सक्षम नहीं बनावेंगे तब तक आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि समाज में कोई बड़ा बदलाव होगा या फिर महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार होगा। तो ये सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है। इसी के साथ में यहाँ पे बार बार बात हो रही थी कि नियुक्तियां रुकी हुई है, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। तो 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में गवर्नर के भाषण में बात की गई है और कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है ये 60,000 नियुक्तियां की जाएंगी। इसी के साथ में बहुत सारे हेडमास्टर्स होंगे, क्लर्क्स होंगे। तो ये कुल मिला के करीब 65,000 नौकरियां जो है वो दोस्तों आने वाले कुछ महीनों में सरकार जो प्रकाशित करेगी और उनकी नियुक्तियां करेगी। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ही अच्छी बात है।
स्वाभाविक है कि इसमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण अगर सरकार लागू कर देती है तो इसमें मिलेगा। तो इसका परिणाम ये होगा कि बहुत सारे महिलाओं को जो है शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जो है कुछ अन्य योजनाओं की बात की है, और जो अन्य योजनाएं हैं इसका भी दूरगामी परिणाम आने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था दोस्तों कि यहां पर कोई महिला विकास मंत्री नहीं बनाया गया है। शुरू में लगा कि पता नहीं क्या बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों नहीं महिलाओं को, किसी भी महिला को अपने कोटे से मंत्री बनाया है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि महिला विकास मंत्रालय को जो है हेमंत सरकार बहुत ही गंभीरता से ले रही है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री इस मंत्रालय को अपने पास में रखना चाहते हैं और अपनी देख रेख में महिलाओं के विकास की बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। महिलाओं के विकास की योजनाओं का वो खुद निरीक्षण करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इससे जो झारखंड की महिलाएं उनका कुछ भला हो पाए। बात करते हैं 33% आरक्षण की। दोस्तों बिहार में और अन्य कई राज्यों में भी जो 33% का आरक्षण जो बहुत पहले ही सरकार दे चुकी है, बहुत पहले दे चुकी है, और यहां भी बहुत पहले ये लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या किया जाए, देर पहुंचे लेकिन कम से कम दुरुस्त तो पहुंचे। चलिए अब हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में पहले से ही आरक्षण की बात है महिलाओं के लिए। अब जब सरकारी नौकरियों में हर स्तर पर जब ये किया जाएगा तो इससे जो है महिलाओं का जीवन तो सुधरेगा ही, साथ ही साथ इसके कारण जो महिलाओं का रुझान जो है वो सरकार के प्रति जो है काफी सकारात्मक हो जाएगा। तो ये तो बात है दोस्तों 33% आरक्षण और इसकी बात। इसके साथ ही उन्होंने जो है जो बहुत सारी 17 से जो यहाँ पे घर मजरूआ जमीन बंदोबस्ती और ये सब क्या जमाबंदी वाले जो जमीन सब पे जो रोक लगी हुई थी जिसकी रजिस्ट्री पर, उसको भी इन्होंने हटा लिया। अर्थात अब आसानी से जो है रसीद कट पाएगा और सब कुछ हो पाएगा। तो ये भी जो एक बहुत बड़ा हेडेक बना हुआ था वो भी अब खत्म हो जाएगी। साथ ही उन्होंने दो बातें और की हैं। पहली बात उन्होंने ये की है कि उन्होंने कहा है कि हम केंद्र सरकार से टकराव नहीं चाहते। साथ ही उन्होंने दूसरी लाइन ये भी कहा है कि मेरा जो 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास में बकाया है, हम उसके लिए कोर्ट भी जाएंगे और कोर्ट जाकर के हम ये पैसा राज्य में ला पाएंगे। लेकिन यहां दोस्तों आप एक लाइन में तो कह रहे हैं कि हम जैसे उनके साथ सहयोग करेंगे, केंद्र के साथ में मिल बैठकर बात करेंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम अदालत के पास जाएंगे। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती है दोस्तों। और ये आप जान लीजिए किसी भी राज्य का विकास, सोचिए कि जम्मू कश्मीर जो है वहां पर नई सरकार बनी, वहां पे जो अब्दुल्ला परिवार और उनकी जो विचार है और जो बातें करते हैं वो कई बार लगता है कि पाकिस्तान से रिखाव बातें कर रहे हैं। लेकिन जब वो सरकार में आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि बिना केंद्र के सहयोग से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो सकता है। ये उनका सकारात्मक कदम है। इसी तरह की बातें जो है हेमंत सरकार को करनी चाहिए थी। चाहे होना ये चाहिए था कि पहले आप केंद्र सरकार और उनके अधिकारियों के साथ मिल बैठकर बात तो करें। और उसमें दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि 1,36,000 करोड़ का मामला जो है वो सरकार को कहने में बहुत अच्छा लगता है, झारखंड वासियों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं। जो मुख्य रूप से जो कोल रॉयल्टी 28,000 करोड़ का वो तो 2026 से मिलना प्रारंभ होगा, और झारखंड में ही सिर्फ मिनरल्स तो मिलता नहीं, अन्य राज्यों को भी उसका रॉयल्टी मिलना है। तो इनको तो चाहिए ये था कि अन्य राज्यों के साथ में मिल बैठ करके एक बातें करें और उसको ले जाकर केंद्र सरकार के पास में रखें। लेकिन ये तो पहले ही कोर्ट कचहरी की बात करने लगे। अब कोर्ट कचहरी की बात से एक और बात बताता चलूं, सुना है कि मंगलवार को ईडी इनके पास फिर पहुंची थी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और फिर से इनसे पूछताछ होगी। आप कितना भी कह लें कि आदिवासी बेटे को सताया जा रहा है, लेकिन आप मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर सकते हैं ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको हर हाल में ईडी के पास जाना पड़ेगा और उसको अपने उत्तर से सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, आपने कहीं भी गबन नहीं किया, आपने कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं किया है। अब देखिए इसमें क्या होता है। साथ ही उन्होंने जो है दो बातें और कही हैं। पहला बात तो वो उन्होंने जो सरना कोड कहिए या जो आदिवासी हैं समूह हैं उनके लिए आप अलग से जनगणना जो सेंसस होगा उसमें अलग से एक खांचा, एक कॉलम बनाने की बात कर रहे हैं। ये बातें जो इतनी आसान नहीं है या आपने पारित करके भेज दिया और हो गया। इसी तरह से 32 की खतियान और स्थानीय नियोजन नीति बनाने, स्थानीय नीति बनाने की बात की गई है, जिससे बाद में नियोजन में उसका उपयोग किया जाएगा। अब ये जो दो बातें हैं आपको सुप्रीम कोर्ट पहले ही ठुकरा चुका है इन बातों को।
अब प्रश्न ये उठता है कि बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए। उसके बाद में साथ ही आप कह रहे हैं कि हम 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे, 28% आदिवासियों को आरक्षण देंगे। ये सीधे 50% जो नैना साहनी के मामले में जो कोर्ट का वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी अवहेलना करता है। अब आप जो है सो आप कह क्या रहे हैं? आप जो इंडिया अलायंस तो टूट चुका है दोस्तों। जो राहुल गांधी की बातें हैं, जो जातीय जनगणना की बातें हैं, आप उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आप ये नहीं कर रहे कि हम जातीय जनगणना करेंगे। हालांकि चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हम भी यहाँ पे जातीय सर्वे करवाएंगे, पता नहीं वो कब होगा क्या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस तरफ ये सरकार जाना चाहती है वो इतना आसान नहीं है। आप राहुल गांधी की बातों को सही साबित करने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें करें, केंद्र से टकराव करें, इससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, यहाँ के लोगों में, झारखंड के लोगों में आप आक्रोश पैदा कर रहे हैं। एक वर्ग में आप कहना चाहते हैं कि देखो साहब, हम तो सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार हमको करने नहीं दे रही। ये आपका एक अच्छा राजनीति तो हो सकता है, आपके एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल मूव हो सकता है, लेकिन इसका फायदा किसी को भी मिलने वाला नहीं है। इसी बीच दोस्तों मैंने बड़ी बातें की कि महिलाओं के लिए सरकार 33% आरक्षण, मैया योजना और ये सब हो रहा है। इसी बीच में एक बड़ी ही घटिया खबर जो है वो पूर्वी सिंहभूम से आई है। पूर्वी सिंहभूम में सोचिए कि क्या मैंने कैसी मना स्थिति होगी उस महिला की जो नहाने गई और अपने बच्चे को फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, वो बच्चा मर गया। अभी पूछताछ उसके पति ने जब पुलिस को सूचना दी, उस महिला को अरेस्ट कर लिया गया है और अब उससे पूछताछ हो रही है। अभी तक कारण का खुलासा नहीं हुआ है कि ये घटना क्यों हुई, लेकिन ये एक समाज के हिस्सा के रूप में हमको और आपको सोचने पर मजबूर करती है कि भाई आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जो कलेजे का टुकड़ा है उसको आप जो फेंक देते हैं नदी में, उसकी आप जान ले लेते हैं। सोचिए कि उस बच्चे को तो ये भी पता नहीं होगा, वो कभी सोचा भी नहीं होगा, उसके दिमाग में भी नहीं आया होगा कि जिस कलेजे से हम चिपके हुए हैं, जो दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह है, और वो अपने कलेजे के टुकड़े को नदी में बहा देती। सोचिएगा दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाओं को अवश्य व्यक्त कीजिएगा। आज के अंक में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। आज के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।